नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा के चुनावी समर में नई नई रणनीति के जरिए सियासत को साधने की कोशिश हो रही है। बीजेपी अपने चेहरों पर से पर्दा उठा चुकी है। अब कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार है कब कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होते हैं। लेकिन इधर यह भी अब लगने लगा है कि जल्द ही यह इंतजार खत्म हो सकता है। कौन होगा उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से, चर्चा इसको लेकर है। प्रदेश के बड़े कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के नाम का जिक्र किया। ऐसे में समझने की कोशिश कि कांग्रेस के नाम कब तक सामने आ सकते हैं, कौन उम्मीदवार हो सकता है, वो बीजेपी उम्मीदवार को कितने टक्कर देने लायक होंगे, इन सब पर चर्चा होगी आज। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। अखाड़े में जब सामने वाला पहलवान तगड़ा और चतुर हो तो इधर वाले पर दबाव तो बढ़ता ही है। आज प्रदेश कांग्रेस की भी यही स्थिति है, क्योंकि बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस पर बीजेपी ने हमेशा ही लीड ली है, चाहे वो चुनावी तैयारियों की बात हो, मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर मैनेजमेंट की बात। दबाव अब कांग्रेस पर है। शायद इसीलिए सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। इसके लिए दिल्ली में कांग्रेस की बैठकें लगातार चल रही हैं। कांग्रेस के बड़े चौधरी और सीएलपी लीडर क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने का मेरा इरादा नहीं। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी वो सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे तो खुशी होगी, सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस पर हमेशा चुटकी लेने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी के सबसे मुखर नेता अनिल विज भला कहाँ चुप रहने वाले हैं। लीजिए उनकी ताजी चुटकी। जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने तो अपने सूरमा मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मंगलवार रात को भी टिकटों के लिए दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, पर टिकटों पर सहमति नहीं बन पा रही। कहीं हुड्डा गुट तो कहीं शैलजा गुट के एक ही सीट पर उम्मीदवारों पर पेच फंस रहा है। बुधवार शाम को 6 बजे फिर मीटिंग है, पर अभी भी कांग्रेस को टाइम लगेगा, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। तब तक बीजेपी के प्रत्याशी अपना प्रचार और आगे बढ़ा देंगे। ऊपर से बीजेपी का जबरदस्त संगठन, यहाँ तो कई स्टार प्रचारक हैं। यही तो कांग्रेस के लिए दिक्कत वाली बात है। हालांकि पब्लिक में अब ये चर्चा भी चल पड़ी है, जो मैदान में उतर चुके हैं, इनमें कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीतेगा। कांग्रेस के लिए यहाँ तो राहत की बात है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। बीजेपी प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस 9 सीटों पर, एक पर आम आदमी पार्टी, यानी कि गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। लेकिन 9 उम्मीदवारों का भी इंतजार है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, इसलिए उस टक्कर की बात अभी नहीं हो पा रही है, उस हार जीत की बात अभी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर आकलन किया जा सके कि कौन कितना मजबूत है और किसका जनाधार कितना बड़ा लगता है, कितना मजबूत लगता है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। बीजेपी ने पत्ते खोल दिए, कांग्रेस को कहां पर दिक्कत आ रही है पत्ते खोलने में? क्या कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा? क्योंकि बीजेपी वाले तंज कस रहे हैं, अब तो लड़ने वाला भी कोई नहीं है।
बीजेपी ने होली से एक दिन पहले, होली की पूर्व संध्या पर 24 तारीख को, 24 मार्च को अपने बकाया 4 कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए थे। लेकिन उसके बाद दबाव कांग्रेस पर था कि कांग्रेस भी जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित करे, नहीं तो पिछड़ जाएगी। पंकज, मैं एक बहुत कंक्रीट इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों के लिए लेकर आया हूं। कल शाम को जो मीटिंग हुई थी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की, उसने जो नाम भेजे हैं, 2-2, 3-3 नाम गए हैं फाइनल तौर पर। वो सूची मेरे सूत्र ने मेरे को दे दी है। इन्हीं में से कैंडिडेट अनाउंस किए जाएंगे, उनको फाइनल घोषित किया जाएगा। 2 मिनट में आपको पढ़ के बताता हूं, बिल्कुल कंक्रीट ठोस इंफॉर्मेशन है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में रेणु बाला जो विधायक है सढौरा की, उनका नाम 1 नंबर पर है। वरुण मुलाना जो कांग्रेस के विधायक है मुलाना से, ये दोनों में से रेणु बाला को मेरे को लगता है कुमारी शैलजा की पैरवी है, शायद रेणु बाला को अंबाला से टिकट कांग्रेस का मिल सकता है जी। दूसरा, हिसार की बात करें तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए ब्रजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह के जो लड़के हैं, उनका नाम लगभग फाइनल है। उसके अलावा रोहतक में मेरे को लगता है एक आश्चर्यजनक चीज होने वाली है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा बार बार कह रहे हैं कि दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, आपका अजीज है, उनको आशीर्वाद है, लेकिन फैसला हाईकमान करेगा। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जो पैनल में 2 नाम गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, ज्यादा संभावना इस बात की है कि भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादा संभावना ये है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के अभी 4 साल राज्यसभा में पड़े हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा होता है तो अरविंद शर्मा के सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताल ठोकते नजर आएंगे। सोनीपत की बात करें तो जगबीर मलिक जो तीसरी बार विधायक हैं कांग्रेस के गोहाना से, सोनीपत से उनका नाम चल रहा है जगबीर मलिक। मैंने ये सवाल किया किसी से कि जगबीर मलिक क्यों, उनकी तो उम्र काफी है। जवाब ये था कि मलिकों के बहुत सारे वोट है गोहाना में, गोहाना के गांव में, सोनीपत में। तो जगबीर मलिक के अलावा सुरेंद्र दैया है जो इनेलो से भूपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस में गए थे। तीसरा नाम जो एमएलए कुलदीप वत्स बादली से कांग्रेस के एमएलए, उसका नाम है। फरीदाबाद से बात करें तो फरीदाबाद में राज बब्बर का नाम चल रहा है। राज बब्बर जो आगरा से भी चुनाव लड़ा था उन्होंने, राज बब्बर का नाम है कांग्रेस से फरीदाबाद से। विजय प्रताप जो महेंद्र सिंह प्रताप के बेटे हैं और पूर्व मंत्री करण दलाल जो पलवल के कई मर्तबा विधायक रह चुके पूर्व मंत्री है, उनका नाम फरीदाबाद से। और यशपाल नागर है, 4 का नाम गया है फरीदाबाद से। गुरुग्राम की बात करें तो राव दान सिंह और कैप्टन अजय यादव, दोनों पुराने नेता हैं, कई बार कांग्रेस में विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो राव दान सिंह और कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम से हैं। भिवानी की बात करें तो श्रुति चौधरी और राव दान सिंह, श्रुति चौधरी मेरे को लगता है लगभग फाइनल होंगी भिवानी महेंद्रगढ़ से। सिरसा की बात करें तो चरणजीत रोड़ी जो हमेशा से चुनाव लड़ते रहे हैं, पुराने नेता है। चरणजीत रोड़ी के अलावा शीशपाल जो विधायक हैं, और तीसरे सुशील इंदौरा जो जनहित कांग्रेस में चले गए थे, कभी कांग्रेस छोड़ के सुशील इंदौरा। ये 3 नाम सिरसा से हैं। करनाल की बात करें तो वरिंदर बुल्ले शाह जो पानीपत के कदावर नेता है कांग्रेस के, चूंकि पंजाबी को सीट देने की बात हो रही है करनाल की, तो वरिंदर बुल्ले शाह पानीपत के निवासी है। प्रेम सचदेवा भी पुराने कांग्रेसी, इनका भी नाम है। और तीसरा वीरेंद्र राठौर है जो कांग्रेस के अखिल भारतीय सचिव रह चुके हैं, पुराने नेता हैं और टिकट के इंतजार में कई बार आखिर टाइम पर रह जाते थे। इन तीनों का नाम करनाल से। और कुरुक्षेत्र 10वीं लोकसभा सीट, कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से गठबंधन में लड़ रही है। तो ये 9 सीटें जो मैंने आज अभी आपको बताई, कुरुक्षेत्र को छोड़कर वहां आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं। इन 9 में से कहीं 2 नाम है, कहीं 3 नाम है, लेकिन इन्हीं में से कैंडिडेट फाइनल हो गए। और दावा किया जा रहा है कि जल्दी अगले 2-3 दिन में अब सीईसी को फैसला करना है, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को फैसला करना है, इनमें कौन से नाम फाइनल हो गए उनका ऐलान किया जाएगा। लेकिन यकीनन तौर पर कांग्रेस अब जल्द करेगी ऐलान, क्योंकि समय हाथ से निकला है और बीजेपी बहुत पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया। आज रोहतक में रोड शो कर रहे हैं अरविंद शर्मा। तो कांग्रेस कहीं पिछड़ न जाए। अब मेरे को लगता है अगले 2-3-4 दिन में कांग्रेस अपने उम्मीदवार अनाउंस कर देगी। महेश, आपके पास आ रहा हूं। देवेंद्र ने तो इशारा कर दिया, नाम तक सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक फाइनल मोहर लगती नहीं है इस पर चर्चा तब तक बनी रहेगी कि क्या होने वाला है, कांग्रेस कौन से चेहरे लाने वाली है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान को कैसे देखे जिसमें उन्होंने कहा कि वो नहीं, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला को चुनाव लड़ना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन देवेंद्र के नामों में तो उनका नाम है ही नहीं।
देखिए, मुझे लगता है कि कुछ नाम ऐसे भी आएंगे जो इस फहरिस्त में नहीं है, इस इम्पैनलमेंट में उनको शामिल ही नहीं किया गया। जिस तरीके से कुमारी शैलजा का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि सिरसा सीट पर हर हाल में कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को ही उतारेगी। नाम चाहे 3 भेजे जाए, चाहे 5 भेजे जाए, लेकिन आखिरकार जब कांग्रेस पार्टी को आखिरी मोहर लगाने की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त कुमारी शैलजा को ही इस चुनावी अग्नि परीक्षा के लिए चुन लिया जाएगा। और जिक्र यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया जा रहा है। मुझे लगता नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर इस तरह की नौबत आती भी है तो फिर जो है यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्म पत्नी और यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मां जो है चुनाव मैदान में उतारी जा सकती है। खुद दीपेंद्र अगर नहीं उतर रहे तो फिलहाल जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं उसमें तो यही लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और ललकारते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी को। दरअसल कांग्रेस की जो रोहतक सीट है, इससे बाकी 9 सीटों पर जो प्रभाव है वो सीधा सीधा पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के अपने शक्ति प्रदर्शन को रोहतक में समझने की जरूरत यहां पर पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के वजूद को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो रोहतक सीट का जो असर है वो बाकी 9 सीटों पर पड़ने वाला है और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी। खासकर हुड्डा परिवार जो कि अगली सरकार बनाने की बात कर रहा है, अगले मुख्यमंत्री बनने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह का कमजोर संकेत कम से कम रोहतक से देने की कोशिश ये परिवार नहीं करेगा। नाम यहां पर बदले जाने, इस पैनल में जो नाम रखे गए हैं मुझे लगता है कि उसमें तब्दीली जरूर से जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस वक्त करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। अगर लोकसभा में चुनाव परिणाम विपरीत आते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा सामने रख रही है, अगर लाखों वोटों के अंतर से यहां पर हार भी अगर कांग्रेस पार्टी को मिलती है तो यह समझने की जरूरत पड़ेगी कि कांग्रेस ये सुनिश्चित जरूर करे कि उनका चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार है वो कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आए। अगर एक तरफा चुनावी मुकाबला हो जाता है तो उसका सीधा नकारात्मक जो असर है वो आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी। वीरेंद्र जी, एक वो लिस्ट, संभावित लिस्ट जो देवेंद्र बता रहे हैं, दूसरा इशारा जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, अपने आप को बचाकर कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का नाम उन्होंने आगे कर दिया, लेकिन ये दोनों चेहरे आजकल फ्रेम में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या समझा जाए? हालांकि सस्पेंस है लेकिन चर्चा तो हो सकती है, कौन टक्कर देगा बीजेपी के इन योद्धाओं को जो मैदान में उतर चुके हैं? देखिए, इस समय विपक्ष को यह साबित करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की स्थिति में है, क्योंकि देखिए अगर विपक्ष के उम्मीदवार कमजोर होंगे तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो इसलिए विपक्ष है मजबूती से चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। देखिए असली लड़ाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि उनके जो सुझाए गए उम्मीदवार हैं उन पर ही चर्चा हो, उन पर ही टिकट दी जाए, ताकि इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ना है। अब देखिए दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा का कार्यकाल पड़ा है, तो राज्यसभा के कार्यकाल में अभी उनका जो समय है वो 2026 तक का है। ये पार्टी हाईकमान ने तय करना है कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए भूपेंद्र हुड्डा तो अपनी प्राथमिकता है वो बता चुके हैं, क्योंकि देखिए वो विपक्ष के नेता हैं, सीएलपी के लीडर हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की और उनकी कोई प्राथमिकता होगी। लेकिन कुमारी शैलजा को तो चुनाव लड़ना है, हालांकि उनकी इच्छा विधानसभा की है, लेकिन वो सिरसा से लड़ें या अंबाला से लड़ें, ये दोनों की उनकी तैयारी है। कि हालांकि अंबाला में जाकर वो कहती है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, सिरसा भी उनकी प्राथमिकता है। तो ये देखने वाली बात है। सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ेंगे ये तो तय है, क्योंकि उनका कार्यकाल 2028 तक का है, दीपेंद्र का 2026 तक का है। तो इसलिए कांग्रेस में ये स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम है कि अगर कोई एक जिनमें से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा की सदस्यता स्वतः चली जाती है। तो इसलिए कांग्रेस के समक्ष ये दुविधा है, और इस दुविधा को किस तरह दूर करना है। अगर कांग्रेस जो है ये सीट जो है जीत जाती है लोकसभा की, तो राज्यसभा के लिए कांग्रेस को नुकसान होगा, निश्चित रूप से वो एकमात्र सीट होगी और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो इसलिए क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन ये देखा जाए कि कांग्रेस हाईकमान किस दिशा में किस जाना चाहता है। देखिए सोनीपत के अंदर अब जो है, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक रणनीतिक भूल थी 2019 में सोनीपत से चुनाव लड़ना, हालांकि उनको बाध्य किया गया था, उनकी एक रणनीतिक भूल थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही सारे विपक्ष की आशाएं केंद्रित हैं। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा संयुक्त रूप से उम्मीदवारों का चयन करें तो कांग्रेस की संभावनाएं अच्छी बन सकती हैं। कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सक्षम हो सकती है। स्थिति इस समय यह बनी हुई है कि दूसरे दलों से कोई भी जो है कांग्रेस में आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस से जाने को तो तैयार है, लेकिन कांग्रेस में आने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इसलिए मनोबल गिरता जा रहा है। तो इसलिए कांग्रेस को यह साबित करना है कि वो एक समय प्रमुख जो विपक्षी दल है उसको आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस को भी यह तय करना है और यह सिद्ध भी करना है कि वो प्रमुख विपक्षी दल है, और उसके जो उम्मीदवार होंगे उसके लिए वो जी जान लगा देंगे और पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देंगे।
देवेंद्र, चुनौती तो बीजेपी देगी, कांग्रेस देगी एक दूसरे को, हालांकि उम्मीदवार जब तक सामने नहीं आते तो आप टक्कर समझ में नहीं आ पा रही है। नाम जरूर आप बता रहे हैं, इनमें से कोई नाम हो सकता है जो टक्कर देगा, लेकिन अनिल विज ने कहा कि आज तू चुनाव लड़ की स्थिति कांग्रेस में है। ये स्थिति क्यों बनी? जब बीजेपी को हम देखते हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों को देखते हैं, तो उस पर पता लगता है कि 6 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आरएसएस ताल्लुक रखते हैं, जिनका कनेक्शन पुराना रहा है। और 2014 से आरएसएस का कितना कैडर था, बीजेपी का कितना कैडर था हरियाणा में हम सब जानते हैं। 2014 के बाद ही परिस्थितियां बदली हैं। देखिए पंकज, 10 बीजेपी के जो उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, कई दिन से तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। उनमें 6 ऐसे हैं जो कांग्रेस राज में हैवी वेट्स थे। नवीन जिंदल 2 बार सांसद थे, और धर्मवीर जो भिवानी से हैं वो बड़े नेता है, हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं, परिवहन मंत्री थे। उसके अलावा आप देखिए राव इंद्रजीत अभी सेंटर में मंत्री थे 2 बार से बीजेपी में, लेकिन 2014 से पहले बड़ी भूमिका में थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। रंजीत सिंह 2019 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ना चाहते थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, वो निर्दलीय लड़े और बीजेपी को समर्थन देकर मंत्री बन गए, वो भी कांग्रेस से निकले हुए हैं। अरविंद शर्मा सोनीपत में, ये शायद रिकॉर्ड होगा राजनीतिक इतिहास में, निर्दलीय तौर पर सांसद अरविंद शर्मा ने चुनाव लड़ा था, सोनीपत से जीते थे। उसके बाद कांग्रेस से 2 बार करनाल से सांसद रहे, अब 4थी बार रोहतक से थे, 5वीं बार लड़ रहे हैं। तो बड़े बड़े मतलब योद्धा, डॉक्टर अशोक तंवर देखिए प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे सिरसा से, वो सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 6 कदावर नेता हैवी वेट्स जो बड़े पदों पर रहे हैं, वो अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को लगता है जो नाम हम बता रहे हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी हरियाणा ने भेजे हैं, इनमें यकीनन बहुत सारे नाम कमजोर हैं। हालांकि वो एमएलए, कांग्रेस के एमएलए रेणु बाला है, जैसे शिषपाल का नाम बताया, वरुण मुलाना है, और लोग हैं, कुछ विधायक हैं जो कांग्रेस के, उनको सांसदी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जैसे खुद भूपेंद्र हुड्डा भी विधायक ही है, अभी तो विपक्ष के नेता है, लेकिन उनका नाम आ रहा है पैनल में, दीपेंद्र या भूपेंद्र। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि दीपेंद्र के 4 साल अभी राज्यसभा में, भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ सकते हैं रोहतक से। शायद रोहतक का गढ़ बचाने की कोशिश है। उसके बाद 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, बाद में अदला बदली भी होती रहती है, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। तो जो नाम मैंने बताए हैं, 2-3 का पैनल जो गया, इनमें कुछ नाम तो मजबूत हैं। खुद भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, राव दान सिंह है, 2-3 बार से विधायक है, और लोग हैं। इनमें कुछ कांग्रेस के विधायक हैं जिनको आगे किया गया है, क्योंकि हर हालत में मजबूती से चुनाव लड़ना है। लेकिन बीजेपी के मुकाबले की बात करें, उनका संगठन मजबूत है, उनको समय ज्यादा मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम 2 उम्मीदवारों को लेकर थोड़ा जिक्र करना चाहते हैं। इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है या एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिल सकता है। ठीक, महेश, आपसे 2 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की, कांग्रेस के उम्मीदवार क्या होंगे, कौन होगा और कैसे इन दोनों उम्मीदवारों को टक्कर दी जाएगी। क्योंकि एक जगह तो कुरुक्षेत्र की बात मैं करने जा रहा हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और यहां नवीन जिंदल को आपने उतार दिया चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ आप हिसार से आते हैं, हिसार में आपने चौटाला को टिकट दिया, वो विधायक थे, निर्दलीय थे, कांग्रेस से ताल्लुक था। कितनी मजबूती और कितनी लड़ाई, क्योंकि जिंदल का नाम जब आता है तो कांग्रेस के दौर, यूपीए सरकार के दौरान लगे आरोप लगाने वाले बीजेपी वाले, आज वो बीजेपी से कितनी मजबूत ये 2 सीटों पर आप देख पा रहे हैं दावेदारी और कांग्रेसी टक्कर। देखिए, यहां पर जिंदल परिवार, जो कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उतरे, तो उसका सीधा फायदा हिसार लोकसभा सीट पर भी मिला है। हिसार लोकसभा सीट से मेरा मतलब है हिसार विधानसभा क्षेत्र, और यहां पर यह मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त पहले भी मिलने वाली थी, और चूंकि जिंदल परिवार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है, तो ऐसे में यहां हिसार विधानसभा क्षेत्र में करीब 10,000 वोट प्लस सिर्फ जिंदल परिवार के नाम पर हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर हिसार के जिंदल इंडस्ट्रीज, जिसमें हजारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं, उनके वोट पहले से बनवाए गए थे, और तमाम जो वोटर्स हैं अब यहां पर जिंदल परिवार के लिए, जिंदल परिवार के आदेशानुसार जो है वोटिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो उनके मजदूर हैं, उनके कर्मचारी हैं। तो करीब 10,000 वोट का जो संख्या है वो यहां पर जुड़ता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। यानी उसका सीधा फायदा कुरुक्षेत्र में तो जो बीजेपी फायदा उठाएगी वो तो मिलेगा, जो मिलेगा ही, लेकिन हिसार विधानसभा क्षेत्र और हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में इजाफा जो है जिंदल परिवार
परिवार की वजह से देखने को मिलेगा। अब आपका सवाल यह था कि किस तरह का चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, सीधे सीधे ये जो चुनावी घमासान है निर्भर इस बात पर करेगा कि कांग्रेस पार्टी किसे चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाकर उतारती है। उससे पहले, उससे कम, उससे ज्यादा कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह को जरूर यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया, लेकिन कांग्रेस का वो उम्मीदवार कौन सा होगा, क्या जिताऊ उम्मीदवार पर कांग्रेस पार्टी यहां पर दाव खेलने जा रही है, या फिर आपस की रस्साकसी में, आपस की जो खींचतान है, जो मुकाबला चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें कोई कमजोर कड़ी यहां पर टिकट ले पाने में कामयाब हो जाएगी। अगर कमजोर कड़ी चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर ना तो कोई मुकाबला है, ना ही कोई घमासान है, फिर कुछ भी मुकाबले लायक देखने को हिसार सीट पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिताऊ उम्मीदवार सामने आ गया, कांग्रेस पार्टी ने सही उम्मीदवार का चयन किया, उसके बाद आप एक एक वोट के लिए संघर्ष यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। और ना सिर्फ हिसार सीट, मुझे लगता है कि अगर रोहतक सीट को छोड़ दें तो तमाम सीटों पर अगर सही उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार देती है तो उसके बाद एक एक वोट का जो संघर्ष है वो बीजेपी को इन तमाम 9 सीटों पर करना पड़ सकता है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक जनरल सा सवाल, आप पुराने आदमी हैं और कांग्रेस को भली भांति समझते हैं, बीजेपी को भी। हालांकि बीजेपी का स्तर 2014 से पहले तो इतना मालूम नहीं कितना कैडर था, आरएसएस की कितनी पकड़ थी, क्या बीजेपी की वहां पर वो था। लेकिन कांग्रेस को देखें तो ये हम कह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि आपने बी टीम तैयार नहीं की। जैसे पुराना हो जाता है ऊपर वाला उम्मीदवार तो नीचे एक दूसरा उम्मीदवार तैयार किया जाता है, ताकि आने वाले वक्त में वो चाहे जाति को लेकर हो, चाहे वो अलग अलग समीकरण साध कर उसे तैयार किया, रेडी किया जाता है। और आज कांग्रेस के पास ऐसे उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हम विधायक को फ्रेम में ला रहे हैं और छोटे उम्मीदवारों, छोटे चेहरों को ला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये अपनी एक कमी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की कमी है ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी वही कांग्रेस जैसी स्थिति है। यहां भी नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ओम प्रकाश धनखड़ है, कैप्टन अभिमन्यु है, क्या ये जाट बोले के सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते थे? क्या इनके जीतने की संभावनाएं नहीं थी? तो क्या नया कैडर आपने तैयार नहीं किया? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, चाहे आपस में मंच पर कुछ भी कहें, लेकिन अंदर ही अंदर जो स्थिति है वो काफी विस्फोटक है। संगठन के स्तर पर जो भूमिका संगठन मंत्री को निभानी चाहिए थी, क्योंकि अब संगठन मंत्री नए आए हैं, उनको यहाँ की संगठन की रीति नीति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के कार्यकर्ताओं के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस में गुटबाजी वही है। कांग्रेस में गुटबाजी अपने वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस में अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन जो अच्छे उम्मीदवारों तक पहुंची नहीं है। क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि वो देश वाले बेल्ट में अपने प्रभाव के लोग देना चाहते हैं, कुमारी शैलजा अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है, उसका कारण ये है कि आगे आने वाले समय में 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है, तो ये अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की उड़ है। अब देखिए, राज बब्बर है, पंजाबी चेहरा है, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुझाव दिया कि करनाल से चुनाव लड़ लें, लेकिन उनकी जो रुचि है गुड़गांवा के अंदर है, गुड़गांवा उनके अनुकूल नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, दूसरे जो वहां बाहर के नेता भी हैं, उनकी भी रुचि अपनी अपनी रुचि है। तो इसलिए कांग्रेस के संगठन स्तर पर जो कल्पना होनी चाहिए, संगठन के लिए जो समर्पण होना चाहिए, वो कांग्रेस में तो है ही नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता था, भारतीय जनता पार्टी को अपने कैडर से ज्यादा दूसरे दलों के जो लोग आ रहे हैं उन पर ज्यादा भरोसा है। देखिए, पार्टी को इसका नुकसान तो होगा, आने वाले समय में इसको जवाबदेही तो होगी। भाई, अशोक तंवर को आप ले आए और उसके बाद आप नवीन जिंदल को लेकर आए। देखिए, 3 लोग तो पहले आ चुके थे, चाहे अरविंद शर्मा थे, राव इंद्रजीत थे, धर्मवीर सिंह थे, इनको तो कार्यकर्ता पचा चुके थे। लेकिन और जो नए लोग आए, जो पहले से तैयारी कर रहे थे, उनके स्थान पर आप लेकर आए हैं। और करनाल विधानसभा के अंदर भी जो पंजाबी बाहुल्य सीट है, उसके अंदर आपने सैन्य समुदाय को प्रत्याशी बना दिया, तो इसलिए कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया होना, आक्रोश का होना स्वाभाविक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो स्थिति है कोई सुखद नहीं कही जा सकती है। ये चुनाव के जो अपना अभियान होगा उस पर निर्भर करेगा कौन कैसा माहौल बना पाता है। कांग्रेस जो है, चलिए सर, अभी तो इंतजार ही है, अगर नाम आ जाते तो नामों पर हम लोग चर्चा करते और वो टक्कर जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं वो महसूस की जा सकती थी और उस पर बात हो सकती थी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह का मुकाबला लोकसभा का हरियाणा में होने जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस कहां कहां पर खड़ी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के योद्धाओं का इंतजार बाकी है।